आज हम लोग द हिंदू 2 मार्च 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। इसमें टोटल 9 आर्टिकल्स है और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वो रिलेटेड टू इंडिया इज होस्टिंग टू 457 माइग्रेटिक fauna, so the latest CMS list। तो ये सिलेबस है इस आर्टिकल के से रिलेटेड, तो देख लीजिएगा। न्यूज़ क्या है कि ड्यूरिंग द COP13 ऑफ CMS held in गांधीनगर, गुजरात, Feb 2020, 6 new migratory species from India were added। ठीक है, तो CMS का एम क्या था? CMS का एम ये था कि टू कंजर्व द टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एवियन मतलब कि जो फ्लाई करता है, तो सबको कंजर्व करने का। ठीक है, थीम क्या था COP13 का? The migratory species connect the planet and together we welcome them home। ठीक है, फिर उसके बाद COP13 में 10 न्यू स्पीसीज वर एडेड, जो कि 7 जिसमें से 6 स्पीसीज फ्रॉम इंडिया। तो 7 स्पीसीज अपेंडिक्स 1 में ऐड किया गया है और 3 स्पीसीज अपेंडिक्स 2 में ऐड किया गया है। तो 7 स्पीसीज ये अपेंडिक्स 1 में कौन कौन सा है? तो एशियाटिक एलिफेंट है, बंगाल फ्लोरिकन है, ग्रेट इंडियन बस्टेड है, ओशियानिक वाइट टिप शार्क है, लिटिल बस्टेड है, जैगुआर है और एंटीपोडेन एल्बेटोर्स है। ठीक है, फिर 3 स्पीसीज अपेंडिक्स 2 में ऐड किया गया है, द यूरल स्मूथ हैमर्ड हेड शार्क, द टॉप शार्क। ठीक है, अब ये जो 6 जो इंडिया से ऐड किया गया स्पीसीज, उसमें कौन कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन बस्टेड है, बंगाल फ्लोरिकन है, ये बंगाल फ्लोरिकन है, फिर एशियन एलिफेंट है, फिर ये एंटीपोडेंट एल्बेट्रोस है, एंटीपोडेंट है, फिर उसके बाद वाइट टिप शार्क है और हैमर शार्क है। ठीक है, स्मूथ हैमर शार्क। फिर आउट ऑफ 650 स्पीसीज इन CMS, 457 वर फ्रॉम इंडिया। 457 इंडिया से हैं सबसे ज़्यादा। इंडिया लाइज along 3 मेजर फ्लाईओवर। इंडिया 3 मेजर फ्लाईओवर के में लाई करता है। तो कौन कौन सा फ्लाईओवर? तो 3 फ्लाईओवर तुम्हारा अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका में है। फिर उसके बाद तुम्हारा कौन कौन सा फ्लाईओवर है? तो यहाँ पर दिया हुआ है पैसिफिक अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अटलांटिक अमेरिका, ईस्ट अटलांटिक, ब्लैक सी मेडिटेरियन, फिर उसके बाद ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका फ्लाईओवर, फिर सेंट्रल एशिया फ्लाईओवर, फिर ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया फ्लाईओवर। ओके, फिर उसके बाद इंडिया जो लाई करता है इन द कोर रीजन ऑफ द सेंट्रल एशिया फ्लाई ओवर। सेंट्रल एशिया फ्लाईओवर का कोर रीजन में लाई करता है इंडिया। फ्रॉम आर्टिक ओशियन टू इंडियन ओशियन, सेंट्रल एशिया फ्लाईओवर is the shortest flyover in the world, but few species use this route because of the presence of Tibetan Plateau and Himalaya in between as a barrier। फिर इस पर एक प्रीलिम का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसेंटली COP13 of the conservation of convention of migratory species of wild animals were held in India, गांधीनगर में हुआ था, in which some new species were included in CMS appendix। Which of the following species were included from India?
तो इंडिया से कौन कौन इंक्लूड हुआ? एशियन एलिफेंट, हाँ इंडिया से इंक्लूड हुआ। द यूरल यूरल फिर उसका लिटिल बस्टर्ड इंडिया से नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया से है। जैगुआर इंडिया से नहीं है। ठीक है, यानी कि 5 जिसमें जिसमें वो एलिमिनेट कर दो, सी और डी एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद लिटिल बस्टर्ड जिसमें जिसमें है 3, वो एलिमिनेट कर दो, ए एलिमिनेट हो गया, यानी कि 1 2 4, 1 2 और 4, यानी कि एशियन एलिफेंट, द यूरल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और कौन कौन सा है? तो और है तुम्हारा वाइट टिप हेड शार्क, फिर स्मूथ हेड हैमर शार्क, फिर उसके बाद और कौन सा है? फिर उसके बाद बंगाल बंगाल फ्लोरिस्कन और एंटीपोडेन। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द डील बिग बैड डील बिटवीन द अमेरिका एंड ये तालिबान। तो syllabus related to this article is given below, please have a look in this। फिर उसके बाद तो क्या है कि 2 goals of US were they entered Afghanistan in 2001, defeat terrorist को डिफेट करना था, और rebuild and stabilize अफगानिस्तान। ये दोनों का दोनों गोल पूरा नहीं हो पाया और लास्ट में थक हार के तालिबान के साथ ही डील करना पड़ा यूएसए को। ठीक है, तो यूएसए इज डेस्परेट टू लीव अफगानिस्तान। वाई? क्यों? क्योंकि अफगान वार में यूएसए को लगभग 2 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। 2 ट्रिलियन अफगान वार में खर्च हुआ है। फिर ह्यूज डेथ रेट, मतलब बहुत ज़्यादा डेथ रेट भी हुआ है। more than 3,500 American and coalition soldiers were died। ठीक है, इतना तो आदमी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा था तो भी नहीं मरा था। ठीक है, तो इतना 3,500 अमेरिकन सोल्जर्स से भी ज़्यादा मर चुका है। फिर तालिबान इज एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट नाउ। तालिबान अभी अफगानिस्तान में बहुत जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है और पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है। ठीक है, तालिबान डायरेक्ट कंट्रोल और थ्रेटन द गवर्नमेंट अथॉरिटी इन हाफ ऑफ द अफगानिस्तान। हाफ क्या, 1/2 पर करता है। वाई द डील्स इज प्रॉब्लमेटिक? क्यों ये डील प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि deal was signed between the US special envoy and Taliban political chief। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान वर नॉट इंक्लूडेड। इसमें गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को नहीं इंक्लूड किया गया डील में, इसलिए ये डील बहुत ही बैड है। फिर क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद सेवरल कंसेशन टू द तालिबान को बहुत ज़्यादा कंसेशन दिया गया, क्योंकि यूएस डिलिबरेटली वांट टू लीव द अफगानिस्तान, क्योंकि यूएस का बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो चुका है और बहुत ही लाइफ जा चुका है। और इलेक्शन भी आने वाला है दिसंबर में, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा चाहेंगे कि मतलब कि यूएस सोल्जर को वहाँ से बुलाया जाए। फिर उसके बाद तालिबान लेड गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प अफगान पीपल, एज वी सी दैट इन 1996 से 2001 तक तालिबान रूल था, जिसमें स्ट्रिक्टली इम्पोजिशन ऑफ द रिलीजियस लॉ को स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया था। डिनाइड किया गया था वोमेन देयर राइट टू वर्क एंड गर्ल देयर राइट टू गो स्कूल। डिस्क्रिमिनेट एथिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को डिस्क्रिमिनेट किया गया। फिर गेन्स फॉर तालिबान को क्या गेन हुआ इस ये डील से? तो विड्रॉल ऑफ फॉरेन ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान,
नहीं, या फॉरेन ट्रूप विड्रॉल होगा, फेजेस में होगा लेकिन फॉरेन ट्रूप विड्रॉल होगा। The US withdrawal will alter the balance of power in तालिबान फेवर। ठीक है, तालिबान के फेवर में बैलेंस ऑफ पावर आ जाएगा। फिर इससे कंक्लूजन क्या हुआ कि अफगान गवर्नमेंट एंड मिलियंस ऑफ अफगान्स आर लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ तालिबान, तालिबान के मर्सी पर चला जाएगा। फिर यूएस फेल टू अचीव इट्स गोल, यूएस अपना अचीव करना गोल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो गोल करने का आया तालिबान को एलिमिनेट करने के लिए और मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए, तो वो दोनों में से कोई भी नहीं गोल पूरा हो पाएगा यूएस का। फिर द यूएस तालिबान डील्स हेल्प द लीडर अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब कि यूएस को क्या ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, मतलब कि गेन करेगा, तो यूएस को ये गेन होगा कि तालिबान एग्री नॉट टू allow IS and Al Qaeda to operate from their territories. Bringing American troops back home will benefit Trump in 2020 election. For Taliban, withdrawal of foreign troops, expansion of their territorial base is in future. तो तालिबान को क्या गेन होगा कि विड्रॉल ऑफ द फॉरेन ट्रूप्स का विड्रॉल हो जाएगा और एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटोरियल बेस इन द फ्यूचर, और उसका मतलब कि एक्सपेंशन हो जाएगा टेरिटोरियल बेस में, क्योंकि यूएस तो मतलब कि निकल चुका है। फिर इशू इन्वॉल्विंग इन इम्प्लीमेंटिंग द डील्स, क्या इशू है कि डिसयूनिटी इन अफगान गवर्नमेंट में डिसयूनिटी है। कैसे, द प्रेसिडेंट अशरफ गानी from Pashtun community, largest ethnic group in अफगानिस्तान। अभी का जो प्रेसिडेंट है अशरफ गानी, जो कि एक पश्तून कम्युनिटी से आता है, जो कि लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है अफगानिस्तान में। फिर मेजोरिटी ऑफ तालिबान आर पश्तून ट्राइबमैन्स। फिर तालिबान भी का मेजोरिटी लोग हैं जो कि पश्तून ट्राइबमैन्स है। Political rivals of Ghani and Chief Executive Abdullah from the Tajik community, second largest group. So the Afghan government Taliban talks might be interpreted as the intra-Pashtun deal at the expense of minorities. Uzbeks, Tajiks, etc. Chances of ethnic conflict. Taliban is a loser. Taliban is a loose group of several religions and tribal forces. Some may not agree. The deal might continue fight. तालिबान अपने में एक मतलब कि लूज ग्रुप है, मतलब कि एक पॉकेट ऑफ ग्रुप है, बहुत सारा उसमें ग्रुप है। तो कोई ग्रुप हो सकता है कि ये जो पीस ट्रीटी है या डील है ये एग्री ना करें और अंदर में ही कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद यूएस तालिबान डील सेज दैट 5000 तालिबान प्रिजनर बी रिलीज्ड बाय मार्च 10, 2020, then go for intra-Afghan government Taliban talks। ठीक है, तब जाके इंट्रा अफगान गवर्नमेंट तालिबान टॉक्स होगा 5000 तालिबान प्रिजनर को छोड़ने के बाद। तो प्रेसिडेंट गानी, जो कि गवर्नमेंट इज नॉट कमिटेड टू रिलीज 5000 प्रिजनर बिफोर इंट्रा अफगान टॉक्स, और प्रेसिडेंट गानी बोल रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे 5000 प्रिजनर को जब तक मतलब कि टॉक ना हो जाए तालिबान में, गवर्नमेंट तालिबान टॉक्स ना हो जाए। ठीक है, और ये भी एक कंसर्न है कि इम्पैक्ट ऑन द डील्स फॉर इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट होगा। तो डील इज साइलेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सिविल लिबर्टीज, डेमोक्रेसी, ये सब के बारे में कुछ के बारे में टॉक नहीं हुआ है। ठीक है,
ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में टॉक हुआ है कि कैसे अफगानिस्तान रन होगा, ना रूल ऑफ लॉ के बारे में, ना सिविल लिबर्टी के बारे में, कोई भी वुमेन के बारे में नहीं बात हुआ कि वुमेन को एजुकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन द फ्यूचर जब तालिबान रूल करने लगेगा। डेमोक्रेसी के बारे में कोई भी बात नहीं हुआ है कि फिर से शरिया लॉ लागू होगा कि नहीं होगा, कि डेमोक्रेटिक रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं बात हुआ है। फिर द डील सेज दैट अफगान सॉइल कैन नॉट बी यूज्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप अगेंस्ट द यूएस एंड देयर इट्स एलाइज। एंड अब ये क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया यूएस एलाई है कि नहीं है, ये क्लियर नहीं किया गया है। तो इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है तालिबान कि नहीं कर सकता है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। फिर रिलीज ऑफ तालिबान पॉलिटिकल प्रिजनर विल स्ट्रेंथन द हक्कानी नेटवर्क, जो कि थ्रेट है इंडिया के लिए, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ही मतलब कि काबुल में इंडियन एम्बेसी पर बम ब्लास्ट करने में शामिल था। तो इसमें डील इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ तालिबान लीडर from United Nations Security Council sanction list by May 29, 2020 may bring down numbers of terrorists funded and harbored by the Pakistan will help them in June 2020 FATF plenary FATF, ठीक है, FATF फॉर्मेशन ऑफ तालिबान डोमेन गवर्नमेंट, और हो सकता है कि तालिबान डोमेन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाए। फिर वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं कि यूएस नीड टू इंश्योर दैट तालिबान अहेड टू द टर्म्स ऑफ द डील, फ्यूचर गवर्नमेंट इन अफगान मस्ट बी अ डेमोक्रेसी इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट, नीड टू प्रोटेक्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू अफगान पार्लियामेंट, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जो कि सलमा डैम है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया मस्ट यूज इट्स डिप्लोमेटिक पावर टू इंश्योर दैट इट रिमेन एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द रीजन। इस पर एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जीएस पेपर 2 में पूछ सकता है कि द हिस्टोरिक यूएस तालिबान पीस डील साइन इन दोहा will bring an end to the 18-year-long war, will help to establish Afghanistan. In this context, discuss the important provision of the US Taliban deal, discuss the possible impact of this deal on India interest in the region, जो कि तुम्हारा 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है, वाटर क्राइसिस लूम्स लार्ज इन द हिमालय रीजन स्टडी फाइंड्स। So syllabus related to this article are given below, so please look on this. न्यूज है कि increased water crisis in the Himalaya region because of the unplanned urbanization, mismanagement of existing water resources. Based on the survey, water deficiency in the Himalaya region, demand supply gap may double by 2050. Mountain spring, जो कि primary source of the water for rural household in the Himalaya region. Spring is nothing but natural discharge or the emergence of water mainly in the hilly area. मतलब कि देखो हिली एरिया में बारिश हुआ, वो बारिश से परकुलेट होके फिर एट द हिल बॉटम स्प्रिंग की तरह, देखो नीचे में यहाँ पर है ना, स्प्रिंग की तरह निकलता है, उसी को बोलते हैं माउंटेन स्प्रिंग। अब रीजन फॉर द वाटर क्राइसिस क्या है कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, इंक्रोचमेंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस है, ठीक है।
मेजर क्या क्या ले जा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म मेजर क्या है कि जुडिशियस यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर का जुडिशियस यूज करना है। लॉन्ग टर्म मेजर क्या है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्प्रिंग्स, रिस्टोरेशंस ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडी का रिस्टोरेशन करना है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिमालय माउंटेन इकोसिस्टम, और हिमालय माउंटेन्स इकोसिस्टम का मतलब कि प्रोटेक्शन करना है और कंजर्वेशन करना है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम का देख लो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हिमालय। द एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ हिमालय डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल सही है, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो एवरेज अल्टीट्यूड डिक्रीज करता है। फिर सदर्न स्लोप आर स्टीपर देन नॉर्दर्न स्लोप, ऑल्सो थिक वेजिटेशन फाउंड इन द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि सदर्न स्लोप बहुत ज़्यादा सनराइज मतलब कि मिलता है, जिसके कारण से वो ज़्यादा ग्रीनर है। हिमालय आर कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स सिस्टम। हाँ, सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम का सिस्टम मतलब कि कंपोज किया गया है, तो ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 सारा आंसर सही है, स्टेटमेंट सही है। फिर ये एक आर्टिकल्स है जो कि सेंटर टू रिव्यू द लिस्ट ऑफ द मोन्यूमेंट्स अंडर द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, ASI। सिलेबस रिलेटेड दिस आर्टिकल्स इज गिवन बिलो। ये क्वेश्चन प्रीलिम में पूछ सकता है इससे रिलेटेड, और जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में पूछ सकता है। फिर उसके बाद न्यूज़ क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर डेडिकेटेड टू मूव सम इम्पोर्टेंट स्टेट protected monument to the centrally protected monument list of archaeological sites of India। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट्स सारा कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो वो डिसाइड कर रहा है कि कुछ मोन्यूमेंट को स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट से उठा के सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया में डालने का। तो बैकग्राउंड क्या है कि प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस मोन्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो नोटेबल सेंट्रल लेजिस्लेचर के कौन कौन के मतलब के एक्ट के द्वारा हम लोग मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेनिंग एक्ट ऑफ 1958 एंड एंटीक्विटीज एंड आर्ट्स एक्ट्स ऑफ 1972। मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस क्या होता है कि यूनियन लिस्ट में आता है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेयर्ड बाय और अंडर द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस taken care of central government through 24 sites across the country। स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट क्या होता है कि स्टेट लिस्ट में आता है, जो कि लिबरलाइज म्यूजियम एंड अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड बाय द स्टेट। एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स अदर देन दोज declared by or under the law made by parliament to be the national importance take care by the respective state government। Monuments of national importance example Momallapuram of Tamil Nadu under the archaeological sites of India through the Chennai circle। स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट जो कि तिरुमलाई पैलेस ऑफ मदुरई अंडर द तमिलनाडु गवर्नमेंट। गेटवे ऑफ इंडिया अंडर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सर स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया मतलब कि मोन्यूमेंट्स में आता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लान टू मूव सर्टेन इम्पोर्टेंट साइट्स नेम फ्रॉम स्टेट प्रोटेक्टेड लिस्ट टू द मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। At present 3691 monuments under the archaeological sites of India। Uttar Pradesh has the highest number of sites। अब इससे रिलेटेड एक प्रीलिम का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि
Mamallapuram of Tamil Nadu and the Gateway of India of Maharashtra are the monument of national importance. ममल्लापुरम तो है लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, वो स्टेट प्रोटेक्टेड साइट में आता है. Monuments of national importance is take care of central government along with the respective state government. नहीं, monument of national importance जो रहता है वो बस central government ही take care करता है, state government नहीं करता है. तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी. अब नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द वाटर फाउंड इन चिलिका लेक. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीलिम का. तो wetland ecosystem is a natural habitat of the animal species. The animal existence is threatened due to the destruction of the habitat. Which of the following could be the animal? तो यूरेशियन otter, fish cat, स्मूथ कोटेड otter. तो ये तीनों का हैबिटेट थ्रेटन में है, ठीक है, और तीनों का तीनों वेटलैंड में पाया जाता है, जो कि यूरेशियन ऑटर, फिश कैट और स्मूथ कोटेड वाटर, ठीक है. यहाँ पर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि फिश कैट जो कि स्विमर होता है, पार्सली वेब्ड फीट होता है, वाटर रेजिस्टेंस फर होता है और नॉक्टर्नल होता है. फूड क्या है? मेनली फिश है, फ्रॉग है, ये सब. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ साउथ एंड साउथ एशिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड से. हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर वेटलैंड. थ्रेट्स कैसे से थ्रेट है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड, एग्रीकल्चर, pollution and wood cutting, unsuitable fishing practice, poaching, ये सब उसका थ्रेट्स है. IUCN में वनरेबल कैटेगरी में आता है और साइट में अपेंडिक्स 2 में अब, और 1970 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है फिश कैट, ठीक है. फिर उसके बाद स्मूथ कोटेड वाटर, ये एक लिम्ब आर शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, fore and hinder paw and large and well web strong swimmer. मेनली फिश को, ये फूड क्या है? फिश इसका फूड है. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? तो साउथ एंड साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई. हैबिटेट क्या है? तो फ्रेश वाटर, वेटलैंड, रिवर, लेक्स एंड राइस पैड, ठीक है. थ्रेट क्या है इसका? लॉस ऑफ वेटलैंड हैबिटेट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर से सेटलमेंट, रिडक्शन इन प्रे, पोचिंग एंड. ये IUCN में वर्नरेबल कैटेगरी में आता है, साइट में अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 2 में आता है, ठीक है. फिर उसके बाद यूरेशियन ऑटर, जो कि एक तरह से नॉक्टर्नल है, सॉलिटरी है, जो कि इसका फूड क्या है? फिश है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये सब इसका फूड है. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर पाया जाता है? तो ये एक पैलारेटिक मैमल्स है. हैबिटेट फ्रेश वाटर वेटलैंड है इसका हैबिटेट. थ्रेट्स क्या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, इसे फिश नेट एंड ट्रैफिक इंजरी. IUCN में नियर थ्रेटन में आता है, साइट में अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में आता है. फिर एक और प्रीलिम का क्वेश्चन है कि द लायन गिव फोस्टर केयर टू द लेपर्ड कब इन गिर नेशनल पार्क. तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक प्रीलिम का देख लेते हैं कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मितियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द पार्ट ऑफ द गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. हाँ, बिल्कुल सही है. मितियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पार्ट है गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का. फिर at present गिर forest are the last natural habitat of the Indian wild ass and Asiatic lion. एशियाटिक लायन का तो है लेकिन इंडियन वाइल्ड एस का नहीं है, ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है वाइल्ड एस. तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया. फिर उसके बाद द
मालदारिया द पेस्टोरल ट्राइब, पेस्टोरल मतलब कि जो गाय भैंस या बकरी पालता है उसको पेस्टोरल ट्राइब बोलते हैं। शेयरिंग कॉमन टेरिटरीज विथ एशियाटिक lions in the Gir forest are recently distributed as a particular designated as a particular vulnerable tribe group। नहीं, पीवीटी में नहीं आता है ये। मलदारिस ट्राइब पीवीटी में नहीं आता, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स में नहीं आता, यानी कि थर्ड भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ओनली वन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रीलिम का क्वेश्चन देखते हैं कि द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालय डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही है। द सदर्न स्लोप आर स्टीपर देन द नॉर्दर्न स्लोप एंड थिक वेजिटेशन फाउंड इन द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय, बिल्कुल सही है। हिमालय आर कंपोज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रीलिम क्वेश्चन है कि ममल्लापुरम ऑफ तमिलनाडु एंड गेटवे ऑफ इंडिया ऑफ महाराष्ट्र आर द मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र का नहीं है क्योंकि स्टेट प्रोटेक्टेड साइट में आता है। फिर मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस टेक केयर बाय द ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक केयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता, यानी कि 1 2 दोनों गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी कि बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली कोप 13 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वर हेल्ड इन इंडिया, जो कि गांधीनगर में हुआ था। इन विच सम स्पीसीज वर इंक्लूडेड इन सीएमएस, जो कि कौन कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इंक्लूडेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन कौन स्पीसीज, इंडिया से एशियाटिक एलिफेंट इंक्लूड किया है, हाँ। द यूरेल हाँ। फिर लिटिल बस्टर्ड इंडिया से नहीं है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया से है, और जगुआर इंडिया से नहीं है, यानी कि 1 2 4, यानी कि बी ऑप्शन। फिर एक मेंस का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसका फ़ोटो खींच के उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं रिव्यू करके आपको टाइमली मतलब कि बता दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है कि द हिस्टोरिक यूएस तालिबान डील्स signed in Doha will bring an end to the 18-year-long war and will help stabilize the Afghanistan. In this context, discuss the important provision of US-Taliban deals. Discuss the possible impact of this deal on India's interest in the region. So, thank you. Please like, share, and subscribe this channel. Bye.